अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हमने स्टार्ट किया था। आज इस चैप्टर का सेकंड लास्ट एसएलओ हम डिस्कस करेंगे। ये एसएलओ है सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 अननोन यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम को थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम होमोजीनियस के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, जबकि लास्ट एसएलओ जिसमें क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इन्वॉल्व था, उसमें हमने नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन डिस्कस किया। आज हम पार्टिकुलरली होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे यूजिंग अ मेथड कॉल्ड गॉस एलिमिनेशन मेथड। जस्ट अ क्विक रिकॉल के होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या था। नॉलेज 2.6 में ही ये सेक्शन हम कवर करेंगे और इसका स्किल सेट भी सेम है। जस्ट अ क्विक रिकॉल, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन उसको कहते थे जिसमें कांस्टेंट्स आवर द इक्वालिटी जो है वो नॉन जीरो होते थे। यानी कि इस इक्वल के पार कम से कम एक इक्वेशन ऐसी हो जो कि जीरो के इक्वल ना हो। तीन में से कम कोई एक इक्वेशन ऐसी हो जो जीरो के इक्वल ना हो। ऐसे को सिस्टम को हम कहते थे नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अब होमोजीनियस सिस्टम इसका उल्ट था। होमोजीनियस सिस्टम में इज इक्वल के उस पार तमाम कांस्टेंट्स जीरो होते थे। तीन इक्वेशंस हैं तो तीनों की तीनों इक्वेशंस जो हैं वो जीरो के इक्वल होती थी। नॉन होमोजीनियस में कम से कम एक इक्वेशन नॉन जीरो के इक्वल है और होमोजीनियस में तमाम इक्वेशंस जो हैं वो जीरो के इक्वल है। सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले सॉल्यूशन की टाइप्स देख लें जरा। यहां पर मेरे सामने लफ्ज है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन से मुराद होता है मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन। सबसे ज्यादा क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो याद रखें, होमोजीनियस इक्वेशंस में ज्यादातर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होता है? 0 0 0। इसमें इसके अलावा भी आ सकता है, वो आज हमने आगे डिस्कस भी करना है। लेकिन ट्रिवियल सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे? जिसमें हमारे तीनों अननोन्स, तीनों वेरिएबल्स 0 0 0 हो। गॉट इट स्टूडेंट? इसके बरअक्स नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा कि अगर मेरे पास तीन अननोन्स थे तो एट लीस्ट एक उनमें से क्या हो? नॉन जीरो हो। यानी कि अगर ये 0 0 हो भी जाए तो ये 0 ना हो, और अगर तीनों 0 हो जाएंगे तो ट्रिवियल, और अगर तीनों में से कम एक नॉन जीरो है तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्लियर है? ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स। ट्रिवियल मतलब 0 0 0 द मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन, एंड नॉन ट्रिवियल का मतलब कि एट लीस्ट वन ऑफ द वेरिएबल हैज नॉन जीरो रूट। गॉट इट? आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि किन कंडीशंस में ट्रिवियल रूट्स यानी कि 0 0 0 मिलेगा और किन कंडीशंस में नॉन ट्रिवियल रूट यानी कि एटलीस्ट कम से कम एक नॉन जीरो रूट आएगा। ये एक होमोजीनियस इक्वेशंस का सिस्टम आपकी स्क्रीन पे है। तीन इक्वेशंस हैं।
और सिस्टम भी हम जानते थे कि अगर एक कॉमन सॉल्यूशन इन तीनों का हो, ठीक है जी। मेरे अननोन्स हैं x1, x2, x3। हमने क्या करना है, हम इंटरेस्टेड हैं x1, x2 और x3 को फाइंड करने में। प्रीवियस प्रैक्टिस को रिपीट करेंगे, जो प्रीवियस 2 एसएलओस में हमने सीखा इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाना, क्योंकि 3 तरह की चीजें थी, तो इधर भी 3 तरह के मैट्रिक्स आ गए। मुझे बताइए शाबाश, इसे क्या कहते थे, इसे क्या कहते थे, इसे क्या कहते थे? ये था कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये हमारा वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, और ये क्या होते थे, कांस्टेंट्स या कांस्टेंट टर्म्स या कांस्टेंट आवर द इक्वालिटी। एक होमोजीनियस सिस्टम था, उस सिस्टम को मैंने सिंपली ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, मैट्रिक्स फॉर्मेट में। इनके नाम रखना भी हमने सीखा था, ए एक्स, वैसे तो इसका नाम हम बी रखते थे, लेकिन यहां पर अब इसका नाम मैंने ओ रख दिया, क्योंकि ये एक नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे पास इक्वेशन बन गई मैट्रिक्स की शक्ल में, ए एक्स इज इक्वल टू ओ नल मैट्रिक्स। क्लियर है जी? यहां तक क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? अभी तक हमने सिर्फ होमोजीनियस को देखा कि इसमें कांस्टेंट 0 होते थे, नॉन होमोजीनियस में एटलीस्ट एक इक्वेशन नॉन 0 होती थी। फिर हमने सॉल्यूशन की टाइप को डिस्कस किया, ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन में तीनों वेरिएबल्स 0 आते थे, जबकि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में एटलीस्ट एक वेरिएबल नॉन 0 आता था। अब हम ये जानना चाह रहे थे कि अंडर व्हाट कंडीशन द रूट्स ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम will trivial and under what condition they will be non-trivial। तो मैंने सिंपल मैट्रिक्स को इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म किया था। अब मेरे पास है ए एक्स इज इक्वल टू ओ। आगे चलते हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक कंडीशन लगाई थी कि इफ वी वांट solution to exist, then determinant should be non-zero। Remember, यही कंडीशन हमने 9th क्लास में सीखी थी, और यही कंडीशन हमने अपने प्रीवियस एसएलओ में भी रिवाइज की कि अगर हम सॉल्यूशन चाहते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए शर्त ये थी कि डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन 0 हो। अब ये इक्वेशन बता रही है कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ और नल मैट्रिक्स आ रहा है। अब ए डिटर्मिनेंट नॉन 0 है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो फिर क्या चीज पॉसिबली 0 हो सकती है? एक्स पॉसिबली 0 हो सकता है ना। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, उसमें से एक को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि ये 0 नहीं हो सकता, तो फिर डेफिनेटली सी बात है, क्या 0 होगा? कैपिटल एक्स 0 होगा। मेरे वेरिएबल्स का मैट्रिक्स जो है वो 0 होगा। तो x मेरे पास 0 आ गया। जब x मेरे पास 0 आ जाएगा, तो तीनों वेरिएबल्स, x मेरे पास 0 आ गया, यानी कि नल मैट्रिक्स आ गया, तो तीनों वेरिएबल्स क्या हो गए? 0 0 0। गॉट इट? तो यहां से फिर एक रिजल्ट मैं बना लूं कि मैं कह सकता हूं कि होमोजीनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है वो ट्रिवियल होगा अगर
अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो, क्योंकि दो चीजें हैं, या तो डिटर्मिनेंट 0 कर लो या x 0 कर लो। अब डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं है तो फिर x जो है वो 0 के इक्वल है। क्लियर है? एक स्टेप मैंने इसलिए स्किप किया ताकि आप उसको खुद ही अंडरस्टैंड कर सकें, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको रिपीट कर देता हूं। ठीक है रेहान, इधर देखें, ax इज इक्वल टू 0, दोनों साइड्स पे a इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया, ये आइडेंटिटी बन गया। रिमेंबर ये हमने लास्ट टाइम किया था, और ये नल मैट्रिक्स के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो नल ही आएगा। क्लियर है? गॉट इट? तो ये इसलिए 0 है, आप डायरेक्ट भी उसको समझ लें या ये स्टेप भी समझ लें। ठीक है जी, क्लियर है बॉयज? ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो होमोजीनियस का ट्रिवियल सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, x 0। चलें जी, अब हम डिस्कस करते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को। वही इक्वेशन, वही एक्सप्रेशन, लेकिन इस दफा मैं कहता हूं ए डिटर्मिनेंट 0 है मेरे पास, ए डिटर्मिनेंट 0 होने की शक्ल में x 0 के इक्वल नहीं होगा। ये दो वेरिएबल्स है ना मेरे पास इस इक्वेशन में, दो मैट्रिसेस हैं, एक a है एक x है। a को अब अगर मैं 0 कंसीडर करता हूं, a को अगर 0 कंसीडर करता हूं तो x मेरे पास नॉन जीरो आएगा। गॉट इट? अब x नॉन जीरो है तो फिर जब आप इसका कंपैरिजन करोगे तो आपके रूट्स जो हैं वो नॉन ट्रिवियल आएंगे। जब x में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, x नल नहीं है, x में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, तो फिर इधर भी कुछ ना कुछ जवाब आ जाएगा जो कि 0 के अलावा होगा। गॉट इट? तो नॉन ट्रिवियल के लिए डिटर्मिनेंट 0 कर दो, x नॉन जीरो हो जाएगा। और ट्रिवियल के लिए रेहान आप मुझे बताएं क्या होगा? शाबाश, वेरी गुड। ट्रिवियल के लिए 0 कर दो x को और डिटर्मिनेंट कर दो नॉन जीरो, तो रूट्स आगे, वेरिएबल्स आगे 0 0 0। ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एसएलओ के दूसरे हिस्से में हमारे पास एक टर्म मेंशन थी, गोज एलिमिनेशन मेथड। एग्जाम्पल देख लें फिर स्टेटमेंट देख लें, ज्यादा आसान हो जाए। ये एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने रो ऑपरेशन की मदद से ऐसे तैयार किया। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करते जाना, खत्म करते जाना। तो अगर किसी मैट्रिक्स पे मैं रो ऑपरेशन लगाऊं, इस तरह से लगाऊं कि हर किसी की लीडिंग एंट्री से पीछे, लीडिंग एंट्री यानी कि इसकी लीडिंग एंट्री ये, इसकी लीडिंग एंट्री ये, सेकंड एलिमेंट इसकी लीडिंग एंट्री ये, यानी कि सेकंड लीडिंग एंट्री फर्स्ट से एक एलिमेंट के बाद आए और थर्ड लीडिंग एंट्री सेकंड लीडिंग एंट्री के दो एलिमेंट्स बाद है। जिस तरह एक सीढ़ी बनती है, ये एक सीढ़ी है ना, पहले के नीचे 2 0, दूसरे के नीचे 1 0। तो जो लीडिंग एंट्रीज हैं उससे पीछे एलिमेंट हमें 0 मिले। जहां पे पहली लीडिंग एंट्री है उसके नीचे 0, दूसरी लीडिंग एंट्री फिर यहां से शुरू होगी उसके नीचे भी 0। समझ रहे? यानी कि आसान अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं, इनके लिए हमने एक टर्म यूज की थी ना, प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि ये हमारा मेन डायगोनल।
तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स जो है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। फिर ये एक सीढ़ी बन जाएगी। तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे तो इसे हम कहेंगे ये एचेलन फॉर्म में है। और इस मेथड को जिसमें हमने रो ऑपरेशन यूज किया ये शेप हासिल करने के लिए, ये जीरोस बनाने के लिए, इसे हम कहेंगे गोज एलिमिनेशन मेथड। अब आप सबको मेरे उस जुमले पे ध्यान जा रहा होगा जिसमें मैंने बार बार कहा था कि रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, इसकी जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होगा। तो हमने सिंपल रो ऑपरेशंस लगाना होता है, नंबर्स को देखना होता है और ये फॉर्मेट हमने हासिल कर लेना। ठीक है, अब इसको पढ़ें जरा, स्क्रीन प्लीज। अब इसको पढ़ें। एचेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज व्हेन इट लुक्स लाइक अ स्टेयरकेस with each leading entry first non-zero number from the left in the row being to the right of the leading entry in the row above। क्लियर है? एक लीडिंग एंट्री अपने ऊपर वाली रो के हिसाब से राइट पर है, 4 को 1 के हिसाब से देखो तो ये उसके राइट पर है, 6 को 4 के हिसाब से देखो तो ये उसके राइट पर। तो आप जितने मर्जी इनके नाम रख दें, आपको ये मतलब समझ आ गया कि ये एलिमेंट्स, इनके नीचे मुझे हमेशा क्या चाहिए, 0 0 0। गॉट इट? ठीक है जी। मेथड का नाम एलिमिनेशन है, गॉस एलिमिनेशन मेथड, और इस फॉर्मेट का नाम एचेलन फॉर्म है। क्लियर है? इसी को यूज करके हम अपनी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे कल के लेक्चर में। अच्छा जी, अब इस फॉर्म को देखें। इस फॉर्म में क्या है? इस फॉर्म में तो आपने किस्सा ही खत्म कर दिया। आपने कहा प्रिंसिपल डायगोनल्स मेरे 1 होने चाहिए और उससे नीचे क्या होने चाहिए, 0। जबकि एचेलन में आप लगाते हो कि नॉन जीरो हो, कुछ भी हो जाए। और रिड्यूस एचेलन में या रो एचेलन में आप क्या शर्त लगाते हो कि ईच लीडिंग एंट्री इज 1। क्लियर है? ईच लीडिंग एंट्री इज 1 एंड इट इज द ओनली नॉन जीरो नंबर इन इट्स कॉलम। कि हर लीडिंग एंट्री 1 है और अपने कॉलम में सिर्फ यही एक नंबर हो जो 0 के अलावा हो, बाकी सारे नंबर क्या हो, 0। क्लियर है? ये थी रो एचेलन या रिड्यूस एचेलन। इसमें आपने सिर्फ लीडिंग एंट्री छोड़नी है एक कॉलम में, कॉलम की तमाम बाकी एंट्रीज जो हैं वो 0 होनी चाहिए। ठीक है? अब इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि ये हमने बनाया क्यों था। इधर मेरे कोफिशिएंट्स आ गए, एक 3/3 का सिस्टम लिया मैंने, इधर मेरे कांस्टेंट्स आ गए, इधर मैंने रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है डिपेंडिंग ऑन कि मैं रिड्यूस्ड एचेलन बना रहा हूं या सिर्फ एचेलन बना रहा हूं। अब अगर फर्ज कर लो मैंने रिड्यूस्ड एचेलन बनाई, जो ऑपरेशन मैं इधर कर रहा था वो ऑटोमेटिकली भी इधर होता जा रहा था। अब अगर आपको पता हो तो ये तीनों कोफिशिएंट्स थे x1 x2 x3, ये तीनों कोफिशिएंट्स थे x1 x2 x3। जब बाकी एंट्री 0 कर दी तो ये x1 की जगह पर है, x1 की सीधी सीधी कीमत निकल गई, ये x2 की जगह पर है, x2 की सीधी सीधी कीमत निकल गई।
ये x3 की जगह पर है, x3 की सीधी सीधी कीमत निकल गई कंपैरिजन करने की। तो ये कितना इफेक्टिव टूल है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। आप सिर्फ अपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट एचेलन है या रिड्यूस एचेलन है। फिर जब आप इस स्टेट में आते हो तो आपके पास सीधे सीधे तीनों वेरिएबल्स निकल जाएंगे। जबकि अगर मैं जाता हूं सिर्फ एचेलन फॉर्म में, रिकॉर्डिंग चलने दो। अगर मैं जाता हूं सिर्फ एचेलन फॉर्म में, सिर्फ एचेलन फॉर्म में जाता हूं तो मैंने ये 0 बनाने हैं, बाकी इधर कुछ भी हो सकता है, इधर कुछ भी हो सकता है, इधर कुछ भी हो सकता है, इधर भी कुछ हो सकता है, एनीथिंग। अब इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी उसमें x1 भी होगा, x2 भी होगा, x3 भी होगा। सेकेंड इक्वेशन जो बनेगी उसमें x2 और x3 होगा, जबकि थर्ड इक्वेशन से मुझे डायरेक्ट x3 की वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड इक्वेशन से मुझे डायरेक्ट x3 की वैल्यू मिल जाएगी। वो x3 की वैल्यू इधर जाएगी, x2 आएगा, वो फिर x2 और x3 इधर जाएगा तो x1 आएगा। गॉट इट। अब रिड्यूस्ड एचेलन में क्या था, तीनों वेरिएबल्स अलग अलग निकल रहे हैं कंपैरिजन करने पे, जबकि आपने एचेलन फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, छोटी इक्वेशंस बन जाएंगी, बड़ी इक्वेशन से छोटी बन गई और तीसरा वेरिएबल सीधा निकल गया, तीसरे को दूसरी इक्वेशन में लगाया, दूसरा वेरिएबल निकल गया, फिर इन दोनों को पहली में लगाया तो पहला वेरिएबल निकल गया। दैट इज इट फॉर टुडे। कल हम इसी की एक्सरसाइज करेंगे और आगे हम नया SLO भी शुरू करेंगे। ठीक है जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइम। आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन बैंक दिया है, इसमें आप सिर्फ रो ऑपरेशन लगा के ये फॉर्म बनाएं। अभी हम इक्वेशंस की तरफ नहीं जा रहे, सिर्फ ऑपरेशंस लगाएं और एचेलन और रिड्यूस्ड एचेलन बनाएं। मिस्टर लुकमान, कैन यू ओपन द वर्कशीट फाइल? वर्कशीट में MCQs हैं, फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा क्या है। ये मैं एक MCQ पकड़ा मैंने और इस MCQ को मैं ले गया अपने व्यू बोर्ड में। चलें जी, अब देखिए, विच मैट्रिक्स इज इन एचेलन फॉर्म बट नॉट इन रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म। तो रिड्यूस एचेलन फॉर्म कितनी आसान है, ये तो रिड्यूस्ड एचेलन है, ये देखें इसमें नीचे से तीनों 0 हो गए, जिसमें से नीचे से तीनों 0 हो जाएं वो भी एचेलन में नहीं है। फिर इसको देखें, ए ऑप्शन और डी वाले की एंट्रीज की तरतीब गलत है, तो ए वाला जो है वो एचेलन में है, बी वाला रिड्यूस्ड एचेलन में है, सी वाला एचेलन नहीं है, तीनों एंट्रीज 0 है, और डी वाले में ऑर्डर ऑफ एंट्रीज जो है वो डिफरेंट है और ये फर्स्ट एंट्री भी खराब है इसकी। ठीक है जी। तो ये इस तरह के छोटे छोटे MCQs हैं आपकी वर्कशीट में, जिसमें आप आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं कि कौन सी रिड्यूस एचेलन है और कौन सी एचेलन फॉर्म है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कल मुलाकात होगी मजीद नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।